Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. Hey guys, welcome back to our Achievers YouTube channel. So today I am coming with my next video, that is refraction of light. In previous video, reflection of light, we have learned about mirrors and their applications. In this video, we are going to learn about lenses, refraction, refractive index and their applications. सो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हिंदी में आप बोल सकते हो प्रकाश का अपवर्तन। तो ये होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे पहले। तो इसको हम आपको एक डायग्राम के थ्रू ईजिली समझाएंगे। सपोज़ कि आप यहाँ पे एक ग्लास रखे हो, ग्लास का टुकड़ा है आपका, ठीक है। आपका लाइट कोई यहाँ पे आ रहा है, इंसिडेंट कर रहा है इस पॉइंट पे, और वो लाइट इस ग्लास से होकर के ऐसे बेंड हो गया और वापस ग्लास उसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, ऐसे ग्लास उसको वापस बाहर रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ ये कि ये इंसिडेंट लाइट किया, ये एक नॉर्मल यहाँ पे बना, नॉर्मल इसको बोलेंगे। यहाँ से ये लाइट बेंड हुआ, इस डायरेक्शन में बेंड हुआ और वापस फिर यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा और फिर इसको ये वापस भेज दिया बाहर। तो ये लाइट बार बार बेंड हो रहा है, यहाँ बेंड, यहाँ पे आया, एक बार बेंड हुआ, फिर दूसरे बार बेंड हुआ। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है और बेंड हो जाता है दूसरे डायरेक्शन में, तो वो बेंडिंग ऑफ लाइट उस फेनोमेना को, जब एक लाइट दूसरे मीडियम, एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करके बेंड होता है, उस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ये आप समझ गए। अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या था? रिफ्लेक्शन सिंपल था कि किसी भी सरफेस से, जैसे ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये एक सरफेस पे आकर के इंसिडेंट कर रही है और ये सरफेस उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया है ना, रिफ्लेक्ट फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को, जहाँ पे लाइट बाउंस बैक होता था, अपना मीडियम में आगे चला जाता था, उसको रिफ्लेक्शन बोलते थे। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होना है, यहाँ मीडियम तो एक ही है, ये हवा में ही काम हो रहा है ना, ये एयर में ही ना लाइट आ रहा है, ये एयर में आ रहा है, एयर में जा रहा है। बस इसको एक सरफेस चाहिए जिसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग बोलते थे। लेकिन अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है कि रिफ्रैक्शन जब भी ये फेनोमेना, ये घटना जब भी घटेगा, तो यहाँ पे दो मीडियम होना चाहिए, दो या दो से अधिक मीडियम भी हो सकता है, बट मिनिमम यहाँ दो मीडियम होना चाहिए। ग्लास रहेगा, एक ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है, तब हो सकता है। ग्लास है और नीचे पानी है, वाटर है, तब हो सकता है। यानी कि दो या दो से अधिक मीडियम बदलना चाहिए, पानी रहे, ग्लास रहे, पानी रहे, हवा रहे, हवा रहे, ग्लास रहे, ऐसे करके उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल होता है। आई होप आप लोग को कुछ समझ में आ गया होगा। देखो, फोटो से अच्छे से समझेंगे उसको। अभी मैंने आपको बताया ये कि ये इंसिडेंट रे है, ये लाइट से जो निकल के रे आती है ना और सरफेस पे पड़ती है, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये लाइट की रे, कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। जो जहाँ पे आकर के रे ऑफ लाइट टच किया है ना, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे टच किया, वापस रे ऑफ लाइट वहाँ से ग्लास से बेंड हुआ, ये अंदर की तरफ बेंड हुआ, यहाँ से ये बेंड हुआ, बेंड होकर के फिर से यहाँ आ गया पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्लेक्ट करके यहाँ चला गया। यहाँ से देखो फिर आगे रे ऑफ लाइट बेंड होकर के बाहर चला गया। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट दो बार बेंड हुआ है। तो ये बेंड होता है लाइट, एक
कब बेंड होगा लाइट? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तब ना बेंड होगा। अच्छा, बेंड होने का रीज़न क्या है? अगर आप ही हमसे सवाल पूछो कि ये लाइट यहाँ हवा से ग्लास में जा रहा है तो बेंड क्यों हो रहा है, या ग्लास से वापस हवा में जा रहा है तो बेंड क्यों हो रहा है, क्यों बेंड हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे क्यों नहीं चला गया? स्ट्रेट लाइन में भी तो जा सकता था ना। आप लोग पूछ सकते हो कि स्ट्रेट लाइन में लाइट ऐसे आता और चला जाता है इससे, तो क्यों नहीं जा रहा है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। आप लोग समझो कि एयर है ना, ये ऊपर एयर है और ये क्या है? ग्लास है। तो इसका मीडियम और इसका मीडियम बहुत अलग है। हवा का अपना अलग डेंसिटी होता है, ग्लास का अलग डेंसिटी होता है। जिसका डेंसिटी कम हो उसको हम लोग बोलते हैं रेयरर मीडियम, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयरर में, ये जैसे हवा में है तो रेयरर मीडियम जिसका डेंसिटी कम है वहाँ से आता है और डेंसर मीडियम में घुसता है। डेंसर मीडियम मतलब कि डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो जब डेंसिटी ग्लास का उसको ज़्यादा मिलता है तो वो लाइट क्या होता है, उसको नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट करता है, नॉर्मल की तरफ घुस करके लाइट मुड़ जाता है। जैसे ये नॉर्मल है ना, ये लाइन नॉर्मल है, तो ये लाइट जो है वो इधर जाने के बजाय नॉर्मल की तरफ मुड़ के बेंड होता है। ठीक है, क्योंकि ये भारी है ना। आप ही सोचो कि आप जैसे हवा में चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन में चलते जा रहे हो, आपके पास अगर यहाँ पे मान लो कि पानी आ जाए तो आप लोग को चलने में प्रॉब्लम होगा ना। जितना आप स्ट्रेट में चल रहे थे उतना नहीं चल पाओगे, आप लोग को चलने में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ भी रेयर मीडियम में था तो आराम से लाइट ऐसे आ रहा था, लेकिन डेंसर मीडियम जहाँ उसको मिला, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा हुआ, वो क्या हो गया, स्लो हो गया और अंदर की तरफ, नॉर्मल है ना ये वाला लाइन, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। ठीक, अब यहाँ ये तो डेंसर मीडियम था ग्लास। अब इसको वापस जब जाना है आगे, ग्लास से निकल करके एयर में जाना है, ये तो नीचे एयर है, तो ये तो है डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम, मतलब कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी एयर का कम है। तो ये फिर से इसको, तो जैसे आप लोग पानी में हो तो दिक्कत हो रहा है, आपको एकाएक हवा मिल जाए, आप लोग कूद के दौड़ के फान के एकदम फ्री होके चलोगे ना, तो ये फिर से यहाँ ये जो नॉर्मल था, यहाँ पे ये नॉर्मल है, इससे अवे हो गया और दूर होके, मतलब दूर होकर के चलने लगा, अपना फ्री हो गया। जैसे कि कोई, आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। आपको अगर नहीं याद है तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। हवा हल्का, शीशा भारी। हवा को आप हाथ में एक मुट्ठी में बंद किए हो तो उसके अंदर भी हवा है, आपको कितना हल्का लग रहा है कि मुट्ठी में कुछ है ही नहीं। एक ग्लास लो तो भारी है, तो इससे याद हो जाएगा आपको कि हवा हल्का है, वो रेयरर है, और ये ग्लास भारी है तो वो डेंसर मीडियम है। अब जहाँ आपके पास हल्का चीज़ रहेगा वहाँ आप एकदम खुला जाओगे, ज़्यादा दूर से दूर एकदम सफ़र कर पाओगे। और जहाँ आपको अचानक से भारी मिल जाए, कुछ चीज़ भी आपको भारी मिल जाए, तो हाँ आप भारी, अगर आपको भारी एकाएक मिल जाता है तो आप उसके कंट्रोल में रहने लगोगे, धीरे धीरे काम करना शुरू कर दोगे, तो ये लाइट उसके अंदर बेंड होने लगेगा, ये नॉर्मल की तरफ सट जाएगा। और फिर आपको एक बैग खुला आसमान मिल जाएगा, हवा मिल जाएगा, तो फिर आप एकदम उससे दूर भागोगे, ये भारी वाला चीज़ से फिर से आप दूर भागोगे। याद होगी आपको? ये छोटा मोटा एग्ज़ाम में आ जाता है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में आता है तो बताइए वो नॉर्मल के तरफ आता है या नॉर्मल से दूर जाता है। तो यहाँ पे आप लोग बताओ क्या होता है। जब लाइट हवा से ग्लास में आया तो वो, ये जो नॉर्मल है इसके करीब जाता है, इसके तरफ मुड़ता है, या इससे दूर जाता है? तो इसके तरफ मुड़ता है। आंसर में क्या होगा कि इसके तरफ मुड़ता है ना। या फिर जब ग्लास से लाइट हवा में जाता है तो वो नॉर्मल के तरफ मुड़ता है या नॉर्मल से दूर मुड़ता है? कैसा मुड़ता है? तो वो नॉर्मल से दूर होकर के मुड़ जाता है अपना डायरेक्शन में। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, एक रेशियो है, अनुपात है। किसका अनुपात है? स्पीड ऑफ लाइट का इन अ वैक्यूम, और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। मतलब क्या कि हम आपको बताए थे पिछले बार ही कि एक लाइट ही एक ऐसा फिजिक्स में एक फेनोमेना है, लाइट ही, जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा अभी तक किसी का भी स्पीड नहीं है फिजिक्स में।
है ना। तो जो चीज़ सुप्रीम होता है, जो चीज़ सबसे ऊपर होता है, तो उसी से ना हम लोग नीचे वाले को कंपेयर करते हैं। तो जब भी हम लोग लाइट के स्पीड का कंपेयर करते हैं, मतलब रेशियो अनुपात निकालते हैं उससे, जैसे कि आपका ग्लास में लाइट ट्रैवल हो रहा है तो वो ग्लास का मीडियम बन गया, या हवा में लाइट जा रहा है तो उसका मीडियम बन गया, या फिर आपका पानी में जा रहा है तो उसका मीडियम बन गया। तो जब भी हम लोग अच्छा ये वाला जो लाइट है ना, ये वैक्यूम में है, ये हवा में नहीं है, ये पानी में नहीं है, ये जो लाइट का स्पीड है ये वैक्यूम में है। इसका अनुपात हम लोग दूसरे मीडियम से निकालेंगे। वो मीडियम आपका पानी में भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है, और ये ग्लास में भी हो सकता है। वो लाइट आपका किसी भी मीडियम में ट्रैवल हो सकता है। तो जब ये वाले लाइट का रेशियो अनुपात ये वाले लाइट के मीडियम से निकालते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं एक एन। ये एन क्या होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। यही इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई लोग इस एन को ऐसे म्यू बना के भी दिखाते हैं, इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं म्यू। तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। समझ में आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, एक अनुपात है वैक्यूम में जो लाइट ट्रैवल कर रहा है उसका, और एक मीडियम में हम लोग लाइट को ले लिए उसका। तो यहाँ पे सी वही है, सी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, और वी है स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम में। अब किन किन फैक्टर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम का नेचर कैसा है। हाँ, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। अगर आप पानी में रखोगे तो अलग होगा, हवा में रखोगे तो अलग होगा, ग्लास में रखोगे तो अलग होगा। सबका डेंसिटी अपना अलग अलग होता है। फिज़िकल कंडीशंस में मानो यहाँ गर्म टेम्परेचर बढ़ा दिए या प्रेशर कम कर दिए तो फिज़िकल कंडीशंस में डिपेंड करता है। कलर ऑफ द वेवलेंथ पे भी डिपेंड। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अगर आपके पास मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है N1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है N2, तो आपका जो N2/N1 का जो रेशियो होगा उसको हम लोग दिखाएंगे N2/N1 का रेशियो जो होगा उसको हम लोग लिखते हैं 1:2। ये 2 नीचे होगा, ये 1 ऊपर होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब ये बहुत लोग को तो समझ ही नहीं आएगा, दिमाग के ऊपर ऊपर पार हो गया होगा, जिसको हम आपको डायग्राम से समझाएंगे। पहले उससे पहले आप इसका फॉर्मूला देख लो। ये वाला फॉर्मूला अभी डिराइव किए ना, N2/N1 = 1:2। अच्छा, यहाँ से जो ये N2/N1 है, ये N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मीडियम 1 का क्या होगा? जो C होगा, C क्या है? वैक्यूम में जब लाइट ट्रैवल कर रहा है उसका स्पीड बाय V1। V1 क्या है? अगर आपका मीडियम 1 में लाइट ट्रैवल हो रहा है उसका स्पीड है। और नीचे N1 का भी तो लिखेंगे ना। N1 का क्या होगा? C वैक्यूम वाला, और यहाँ V2 सेकेंड मीडियम में जो लाइट ट्रैवल करेगा। अब ये C से C मार दिए हम काटा पिटी करके, यहाँ पे V1 बचा, यहाँ पे V2 बचा। तो ये फाइनली क्या होता है? 1:2 = V1/V2। यही आता है ना, V1/V2। ये सब फॉर्मूला है, ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प होगा। तो हाँ, अब आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायग्राम से बताएंगे आपको। इतना तो स्पेस है नहीं यहाँ पे, फिर भी ट्राई करते हैं। ये ग्लास है, यहाँ से लाइट आया, ऐसे बेंड हो गया, और यहाँ से वापस ऐसे हो गया। अब नॉर्मल को बना देते हैं। यहाँ एक नॉर्मल, यहाँ दूसरा नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छा दूसरे कलर से ही आपको बताते हैं। यहाँ पे भी देखो, ये जब यहाँ पे एयर से आपका लाइट ग्लास में गया था तो भी रिफ्रैक्शन हुआ था। इस रिफ्रैक्शन को हम N1 बोले। यहाँ पे जब ग्लास से आपका एयर में वापस आ रहा है, जब ग्लास से एयर में आ रहा है, उसको हम N2 बोले। यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन हुआ ना, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होता है जब एक का कंपेयर करते हैं दूसरे से, कंपेयर लेकर के एक
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का पता है, दूसरे भी मीडियम का पता है, तो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जब हम लोग दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं, यानी अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर N1/N2 करते हैं, N2/N1 करते हैं, N2/N1 करते हैं, है ना, N2/N1। और यही होता है 1N2। 1N2 मतलब क्या? अच्छा, इसका भी मतलब आप लोग समझ जाओ कि 1N2 ये लिखा हुआ है, 1 2 छोड़ो, यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है, A और G। अब आप हमको बताओ कि यहाँ पे आपसे पूछे कि अभी लाइट किस में से किस में आया है, हवा से ग्लास में आया है या ग्लास से हवा में आया है, ये आप हमको बताओ। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो जो चीज़ ऊपर में लिखा है, जैसे ए ऊपर में लिखा है ना, तो ये एयर से आया हुआ है, और जो चीज़ नीचे लिखा हुआ है इसमें है कि उसमें आया है, मतलब अभी लाइट हवा से आकर के ग्लास में घुसा है। तो जो जिसमें आया है अभी जो करंट सिचुएशन है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और जहाँ से आया है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, यानी कि हवा से होकर के लाइट अभी ग्लास में आया है। ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ये भी आप पहचान गए। अब कुछ पॉइंट्स है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या होता है, तो इसका होता है 1 या 1.0003 होता है, तो इसको हम लोग 1 बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या होता है 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या होता है तो 1.5 होता है। ये एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन में तो ऐसे ही आ जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन में। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज भी इसका जल्दी से पढ़ लेंगे, ये एग्जाम में आता नहीं है, बस ये जानने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। ये तो आपको शुरू में ही बताया गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये तो बताने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉ हम लोग पढ़ेंगे। पहला लॉ एकदम सेम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल रहेगा, ये तीनों एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन पे आकर के मीट होगा, लाई करेगा। ठीक है, ये तो सेम लॉ है जो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, सेम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, है ना। कैसे सेम है, जैसे कि यहाँ पे ग्लास है, आपका हवा से लाइट आ रहा है, इंसिडेंट रे ये हुआ, और ये यहाँ पे आके बेंड हो गया, ऐसे ग्लास में बेंड हो गया, डेंसर से रेयर से डेंसर में आया तो बेंड हो गया। यहाँ पे नॉर्मल बना देते हैं, ये नॉर्मल बना हुआ है। तो देखो, आप ही देखो कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है यहाँ पे भी, तो ये लॉ वेरीफाइड हो गया। अब दूसरा लॉ है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब कि जो साइन आई होता है और साइन आर होता है, ये कांस्टेंट होता है। साइन आई साइन आर क्या है, ये आया लाइट, सॉरी स्ट्रेट तो नहीं आएगा लाइट, मीडियम बदलेगा तो बेंड तो होगा ही, ऐसे बेंड हुआ और ऐसे गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल है आपका, तो ये जो है ना, ये एंगल, ये तो रिफ्रैक्टेड रे था और ये नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टेड रे के साथ नॉर्मल बनाता है तो उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, आर है, और ये हो जाएगा एंगल आई जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाया। तो जो साइन आई बनता है और साइन आर का जो एंगल बनता है वो हमेशा उसका रेशियो कांस्टेंट होता है, उसका रेशियो कांस्टेंट होता है ना। तो यही है सेकंड लॉ कि साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होगा। इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, जिसमें आपको पूछा जाए कि साइन आई साइन आर यानी कि साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 ये बराबर कब होता है, और ये कौन बोला था कि बराबर होगा, ये कांस्टेंट होगा, सॉरी साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 कांस्टेंट होगा, ये कौन बोला था, तो ये स्नेल्स का लॉ था, स्नेल्स बताए थे हम लोगों को। ठीक है, ये भी 1 वर्ड में आ सकता है। यहाँ पे हम लोग आई और आर बोल रहे थे, यहाँ पे थीटा और थीटा ले लिया, यहाँ थीटा 1 ले लिया, यहाँ थीटा 2 ले लिया, इसको हम आर बोले थे, इसको आई बोले थे, तो वही साइन
I बाई साइन R कांस्टेंट होता है, या साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 कांस्टेंट होता है। बहुत लोग को यहाँ पे नहीं समझ में आएगा कि ये N1 आगे में लिखा है, यहाँ N2 लिखा है, ये दोनों क्या है। और स्नेल्स लॉ में हम लोग सिर्फ साइन थीटा और साइन थीटा 2 को ही क्यों पढ़ रहे हैं, N1 N2 को क्यों हटा दिए। तो N1 N2 क्या है, ये आपका मीडियम बताया गया है कि N2 ये मीडियम था, N1 ये मीडियम था। तो मीडियम को हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। लॉ जब हम लोग निकालते हैं तो सिंपल साइन I और साइन R, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो होता है आपका कांस्टेंट। उसके साथ हम लोग जब मीडियम को जोड़ते हैं, मीडियम को दिखाते हुए लिखते हैं, इसलिए N1 साइन थीटा 1, ये बस मीडियम को दर्शाने के लिए N1 आगे में लिखा है, यहाँ पे N2 आगे में लिखा है ना। जब आपसे पूछे कि स्नेल्स लॉ को लिखो तो आप ये N1 N2 चाहे तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप सिर्फ साइन थीटा 1 और बाई साइन थीटा 2 भी लिखोगे तो वो आपका वेरीफाइड होगा, सही होगा, इक्वल टू कांस्टेंट। आगे हम लोग स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नहीं पता था हम लोगों को कि स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है, कैसे बना था। तो सिंपल से दो हम लोग स्फेयर लिए, ठीक है, 2 स्फेयर लिए। जब दोनों स्फेयर को एक दूसरे से मिलाया गया तो एक बीच में कॉमन पार्ट बना, ठीक है। उस कॉमन पार्ट का जो टाइप हुआ वो एक तरह का लेंस हुआ, इसका नाम रखा गया कॉन्वेक्स। मिलने से बनने वाले को कॉन्वेक्स रखा गया। और जब दोनों लेंस को एक दूसरे से जुदा किया गया, दूर किया गया, तो उस टाइम जो कॉमन पार्ट बीच में निकला यहाँ पर, उस लेंस का नाम रखा गया, जो जुदाई से मिलकर के बना उसका नाम रखा गया कॉनकेव। यानी एक चीज़ आप लोग को याद आ रहा होगा यहाँ पर, जब हम लोग मिरर्स की बात कर रहे थे, जब हम लोग फर्स्ट पार्ट में, जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़े वो लोग जा कर के फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जाके पढ़े, वहाँ पे हम लोग बहुत डीप स्टडी किए हैं मिरर्स के बारे में। तो जो लोग फर्स्ट पार्ट देखे होंगे उनको पता होगा कि कॉनकेव मिरर क्या था, मिलने वाला था। कॉनकेव मिरर क्या था, कॉन्वर्जिंग था। सारा रेज ऑफ लाइट यहाँ कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पे आके मीट करता था, इसीलिए हम लोग इसको कॉन्वर्जिंग बोलते थे, क्योंकि ये एक पॉइंट पे मिलता था। और कॉनकेव क्या था, ये डाइवर्जिंग था, यहाँ से रेज आता था डाइवर्ज करता था, यहाँ से आता था दूर भागता था। तो यहाँ पे मिलने वाला को कॉन्वर्जिंग कॉनकेव बोलते थे और बिछड़ने वाला को हम लोग डाइवर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स बोलते थे। लेकिन लेंस के केस में क्या हुआ कि जो मिलने से बना हुआ है उसी को कॉन्वेक्स बोल दिए, और जो बिछड़ने से बना हुआ है, दूर करने से बना हुआ है, उसी को हम लोग कॉनकेव बोल दिए। तो यहाँ पे फटाफट से याद कर लो, कॉनकेव लेंस जो होगा वही डाइवर्जिंग होगा और कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वही कन्वर्जिंग होगा, यानी मिरर से बिल्कुल अपोजिट। देखो कैसे अपोजिट, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इसका डायग्राम से हम लोग समझेंगे। जब रे ऑफ लाइट यहाँ से आया, ये रिफ्लेक्ट किया कॉनकेव लेंस से और यहाँ एक फोकस पे जाके मीट किया, यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट किया, इसीलिए हम लोग इसको कॉन्वर्जिंग मिरर लेंस बोलते हैं। और यहाँ से देखो, यहाँ गया, रिफ्लेक्ट किया, दूर हुआ एक दूसरे से, डाइवर्जिंग हो रहा है ना, डाइवर्ज मतलब दूर भागना, यहाँ मीट नहीं कर रहा है, ये रेज मीट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए, डाइवर्जिंग लेंस बोल दिए कॉनकेव को। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस जो है ना वो पॉजिटिव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस जो है वो निगेटिव होता है। इसका आप लोग ये याद किए होंगे। आपको ना फर्स्ट पार्ट देखना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में सारा बेसिक्स बताया गया था। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो यहाँ प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर सकती, फिर भी जितना पॉसिबल होगा वो मैं बताऊँगी। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में मैंने मैग्नीफिकेशन के बारे में बताया था कि जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे मतलब यहाँ लेफ़्ट से राइट की तरफ, ये इधर से इस डायरेक्शन में जो भी रेज जाती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और जो राइट से लेफ़्ट की ओर आती है इस तरह की रेज वो निगेटिव होती है। अब आप ही लोग सोचो, ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पर सारी जो यहाँ पे आके मिलती है इस साइड में, यानी कि इधर साइड में आकर के सारी इमेज बनेगी जितनी भी बनेगी, क्योंकि ये तो
मिरर के बिहाइंड, मतलब इस साइड इस डायरेक्शन में ना सारी इमेज बनती है, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव लेंस बोलते हैं। और यहाँ कॉन्केव लेंस में क्या होता है कि ये डाइवर्ज तो कर जाता है, यहाँ इधर डाइवर्ज तो कर जाता है, बट उसका बिहाइंड द लेंस इमेज इधर आकर के बनता है, यानी इसमें इमेज राइट टू लेफ्ट दूसरे डायरेक्शन में अपोजिट टू द इंसिडेंट रे में बनता है। इंसिडेंट रे इधर से गया था और इमेज बनेगा अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, दूसरे साइड बनेगा। तो इधर साइड वाला जो बनता था वो कैसा होता था, निगेटिव होता था, इसीलिए कॉन्केव लेंस निगेटिव लेंस होता है। समझ में आया? फर्स्ट पार्ट में मैग्नीफिकेशन अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो आगे हम लोग लेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो लेंस फार्मूला का डायरेक्ट हम लोग फार्मूला ही देखेंगे, फार्मूला ही डायरेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेशन मैं नहीं बताऊंगी, इसलिए क्योंकि एसएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डेरिवेशंस नहीं पूछते हैं, आपको रिटन एग्ज़ाम्स नहीं होता है, वहाँ पे आपको उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है जहाँ आपको वो फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हम लोग को काम आएगा, फालतू एक्स्ट्रा पढ़ने से ओवरलोड खुद अपना दिमाग को नहीं देना है, इसीलिए हम लोग लेंस फार्मूला का डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है 1/f = 1/b - 1/u। यहाँ पे f फोकल लेंथ है, b है क्या, इमेज का साइज, और u है क्या, ऑब्जेक्ट का साइज, है ना। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, तो जब आपका यहाँ पे इस इक्वेशन से, इस लेंस फार्मूला से आपका 1/f मानो कि आ गया 1/10, यानी f = आपका आ गया 10। अब आपको पावर निकालने बोले इसका, तो आप पावर कैसे निकालोगे, तो जब हम लोग फोकल लेंथ को, जो आपका फोकल लेंथ आता है उसको जब हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो वही पावर ऑफ लेंस कहलाता है। और पावर ऑफ अ लेंस क्या होना चाहिए, हमेशा मीटर में होना चाहिए। पावर ऑफ अ लेंस एक्सप्रेस्ड इन मीटर। अगर आपका सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट करके मीटर में कर लो। तो पावर ऑफ अ लेंस इज़ नथिंग बट इट्स जस्ट अ रेशियो ऑफ फोकल लेंथ एंड 1/f, यही होता है पावर। यहाँ पे f फोकल लेंथ है और ये 1, इसको तो डिवाइड करने के लिए हम लोग देते हैं कि 1/, है वही होगा उसका पावर। अच्छा, पावर अगर सेंटीमीटर में आपसे पूछे तो डायरेक्ट आप बोल दोगे 100। क्यों? क्योंकि अगर पावर 1/f है मीटर में, तो सेंटीमीटर में तो आप लिख दोगे 100, डायरेक्ट 100/f, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सो इजी। अगर आपका फोकल लेंथ 1 दिया हुआ है तो p क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 1/1 = 1, तो आपका p क्या, पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यूनिट पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर, उसको कैपिटल D से भी लिखा जाता है। तो पावर ऑफ अ लेंस का यूनिट याद कर लेना, ये आता है कई बार। पावर ऑफ अ लेंस डायोप्टर होता है। और पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस निगेटिव। अभी आप लोग को ऊपर डायग्राम में कुछ देर पहले मैं बताई थी कि कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस निगेटिव होता है। पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट क्या है, मतलब जब आप लोग पावर्स का सम कर देते हो, 2 या 3 पावर्स के अलग अलग 2-3 पावर्स को सम कर देते हो, तो वहाँ पर जो मेन जो आता है, मतलब कि आपके पास 3 लेंस है, तीनों लेंस के आप लोग पावर को सम कर दिए। एक P1 है, P2 है, P3 है, 3 लेंस है, तीनों का पावर है। आप जब इन लोग का सम कर दिए तो वो जो P आपका कहलाएगा, यही है पावर इक्विवेलेंट लेंस का। बस मैग्नीफिकेशन क्या होता है इक्विवेलेंट लेंस का, इसको भी सम कर देना है। जब एक का मैग्नीफिकेशन पता है, 2 का मैग्नीफिकेशन पता है, दोनों का आप लोग ऐड कर देते हो, तो ये जो मैग्नीफिकेशन होगा ये इक्विवेलेंट मैग्नीफिकेशन कहलाएगा। Equivalent lenses are used in optical instrument like microscope, telescope, etc. Equivalent lens का एप्लीकेशन है यहाँ कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में इसका यूज़ करते हैं। और पावर ऑफ अ लेंस डिक्रीज़ होता है जब उसको वाटर में डाला जाता है। वाटर में जब डालते हैं तो पावर ऑफ अ लेंस डिक्रीज़ होता है। ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना। नोट्स भी अगर आप लोग बना रहे हो तो उसमें ये सब पॉइंट को आप लोग डाल करके रखना, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है, जानना चाहिए। एग्ज़ाम में भी
आ सकता है कि जब हम लोग जब हम लोग रे ऑफ लाइट को एयर से वाटर में इमर्स करेंगे, वाटर में जब जाएगा तो पावर ऑफ अ लेंस उसका कैसा होगा, इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा या नो चेंज करेगा। ऑप्शन आ सकता है ऐसा, तो आप लोग सिंपल वहाँ पे टिक आराम से कर सकते हो अगर आप लोग को याद होगा कि डिक्रीज़ करेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंप्लीट करते हैं ये पार्ट यहीं पर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ह्यूमन आई यानी कि ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसमें हम आपको इंट्रोड्यूस करा है लेंसेज से, लेंसेज क्या होता है, कैसे बनता है, कैसा नेचर का होता है, उसका पावर कैसा होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो ह्यूमन आई का आएगा उसमें हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये उसमें भी लेंस बेस्ड ही रहेगा लेकिन उसका एप्लीकेशन रहेगा कि यूजेस क्या है। लेंसेज का बहुत सारा यूजेस है, इसलिए इस वीडियो में पूरा बताना पॉसिबल नहीं था, इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो ह्यूमन आई ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। एंड जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार हमारे चैनल पे पढ़ाई करने आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो और सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।